Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अगर आपको अपने घर के लिए एक रूल बुक बनानी हो तो उसमें क्या क्या होगा, कौन क्या काम करेगा, क्या राइट्स होंगे, अगर कोई रूल तोड़े तो क्या होगा. एग्जैक्टली इसी तरह से एक देश को चलाने के लिए भी एक रूल बुक चाहिए और उस रूल बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ना दुनिया की सबसे यूनिक और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अभी ना टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना. सो आज के टाइम पे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है ना, 470 आर्टिकल्स है जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 12 शेड्यूल्स हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन अब तक ना 106 टाइम जो है अमेंड किए जा चुके हैं. आपको ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तब 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे. तो टाइम के साथ साथ ना नई अमेंडमेंट्स आते गए और कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता गया और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ना हमारी सोसाइटी की तरह जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. अब आता है कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है. तो दुनिया के मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटे हैं. फॉर एग्जांपल यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लगभग 7 आर्टिकल हैं और 27 अमेंडमेंट या ऐसा कुछ है. ठीक है, और इंडिया की बात करें तो 470 आर्टिकल्स है. सो ये इसीलिए लॉन्ग है. इमेजिन अ टीचर मेकिंग रूल्स ऑफ अ क्लास, 20 स्टूडेंट के क्लास में, और अनदर टीचर बनाए 2000 स्टूडेंट के लिए रूल्स. तो किस टीचर के रूल बुक ज़्यादा डिटेल होंगे? ऑब्वियसली सेकंड वाला. तो इंडिया ना एक्सट्रीमली डाइवर्स है. यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है, रिलीजन है, कल्चर है, रीज़न है और इसीलिए डिटेल प्रोविज़न की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, अब आता है कि 4 रीज़न ऑफ बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन. इसके कुछ रीज़न दे दो कि इतना बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन होने का. तो सबसे पहले है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स कंट्री है. नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम अलग है, साउथ की अलग है, ट्राइबल एरियाज़ के अलग हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन को ना सबको कह सकते हो कि अकोमोडेट करना पड़ता है. दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर. तो ब्रिटिश रूल के टाइम ना आर्बिट्री पावर का एक्सपीरियंस हो चुका था और इसीलिए जो फ्रेमर्स ने सोचा कि हर चीज़ क्लियरली लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट. यूएसए में ना हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया में 1 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर कंट्री. तो नेचुरल है कि प्रोविजंस ज़्यादा होंगी. डोमिनेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे लॉयर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे. लॉयर की हैबिट होती है कि कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल बन गया. ठीक है, अब ना कुछ स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. तो बातें हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 370. ओरिजिनली जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था. उसका ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था और कुछ स्पेशल पावर भी थी. लेकिन फिर एक मेजर चेंजेस आया 5 अगस्त 2019 में. गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया, पार्लियामेंट पास की और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ और फिर 31 अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 यानी 370 प्रैक्टिकली जो है लागू हो गया. तो जम्मू एंड कश्मीर को ना 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख. ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है. डेट याद रखना 5 अगस्त 2019 और लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 में. सो अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर इसके फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. सबसे पहले लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव है. उसके बाद ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े गए थे, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी. हम बेस्ट प्रैक्टिस बोरो किए यहाँ से. बिल्कुल जैसे कह सकते हो ना कि एक टॉपर की नोट्स और दूसरे टॉपर की स्ट्रैटेजी कंबाइन करके अपना परफेक्ट प्लान बनाना, वैसा कह सकते हो. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. कुछ अमेंडमेंट ईजी है, आप उसको ईजिली बदल सकते हो, उसमें अमेंडमेंट ला सकते हो, मतलब कोई लॉज में. कुछ डिफ़िकल्ट हैं, तो परफेक्ट बैलेंस है. फिर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. स्टेट भी है, स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है. पार्लियामेंट्री
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, एक सिंगल जुडिशरी और सबसे हाईएस्ट पे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इसके फीचर्स हैं, राइट्स भी दिए हैं और वेलफेयर गोल भी। सेक्युलर स्टेट की बात की है, मतलब स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सभी रिलीजन का इक्वल रिस्पेक्ट किया जाएगा। अब बहुत सारे सोर्सेज से लिए गए हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से बोरो किए गए हैं। सबसे पहला एक मिथ क्लियर करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल गलत बात है। बोरोइंग का मतलब ये नहीं होता है कॉपी करना, बोरोइंग का मतलब होता है कि बेस्ट आइडियाज़ को ना इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अडॉप्ट करना। जैसे स्टूडेंट टॉपर्स के नोट्स देखते हैं लेकिन एग्ज़ाम में अपने हिसाब से लिखते हैं ना, वैसा ही। तो हमने यूके से क्या लिया, तो यूके से हमने लिया सबसे ज़्यादा प्रोविजंस हमने यूके से लिया। यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हमने वहाँ से लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, स्पीकर कैसे इलेक्ट होंगे, क्या होंगे वो चीज़ें, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में हमने वहाँ से बोरो किया। तो जैसे आज के प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ये ब्रिटिश सिस्टम से आया है। यूएसए से क्या लिया हमने, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जज, ये सारे हमने वहाँ से लिए। फिर उसके बाद आयरलैंड से क्या लिया, तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा के मेंबर कैसे नॉमिनेट होंगे उसका कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट लिया और इसीलिए इंडिया फेडरल भी है और सेंटर पावरफुल भी है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट का लिया और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का कॉन्सेप्ट लिया। हमने फ्रांस से इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये वर्ड्स ना हमारे प्रियम्बल में भी है और फ्रांस के जो रिवॉल्यूशन से आया था तो हमने वहाँ से बोरो किया। जर्मनी से हमने जो है इमरजेंसी प्रोविज़न लिया है ना। उसके बाद जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का कॉन्सेप्ट लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने कुछ बोरो किया है चीज़ें, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल हमने यहाँ से लिया है। सो कंक्लूज़न में ये बोल सकते हो इस चीज़ के लिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस का। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो दूसरा फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल, जवाब है दोनों। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप स्कूल के रूल्स को चेंज करना चाहते हो तो कुछ रूल्स प्रिंसिपल इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के लिए ना मैनेजमेंट अप्रूवल चाहिए। एग्जैक्टली सेम कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। फ्लेक्सिबल का फीचर ये है कि कुछ प्रोविज़न ना सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंज इन सिटीजनशिप के लॉज, इजी प्रोसेस है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। कुछ अमेंडमेंट ना बहुत डिफ़िकल्ट है चेंज मतलब करना, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कभी कभी स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पावर, ये ना रिजिड प्रोवाइड करती है कि इसको आप आसानी से नहीं बदल सकते। अब ना आर्टिकल 368 की बात कर लेते हैं, दिस वन। तो आर्टिकल 368 ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर को बताता है। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, 24 अमेंडमेंट के बाद ना इसमें कुछ चेंजेस आए थे, बट ये ओरिजिनल पार्ट था। 3 मेथड है। पहला सिंपल मेजॉरिटी, इजीली अमेंडमेंट होता है इसमें। स्पेशल मेजॉरिटी बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट की रैटिफिकेशन, ये तो और डिफ़िकल्ट है ना, मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाय दिस बैलेंस, क्यों बैलेंस होना चाहिए? बिकॉज सोचो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड होता तो चेंजिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पाता, और अगर फ्लेक्सिबल होता तो गवर्नमेंट हर साल कॉन्स्टिट्यूशन बदल देती। और इसीलिए ना फ्रेमर्स ने परफेक्ट बैलेंस बनाया। रिजिडिटी ना स्टेबिलिटी देती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमें अडेप्टेबिलिटी देती है, और इसी वजह से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है अ यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब ना हम इसमें बात करते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको फेडरल बनाती है। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम का सिंपल मीनिंग है पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और क्लास टीचर दोनों अपने अपने पावर्स उनके पास होते हैं ना, इसी तरीके से सेंटर और स्टेट के भी पावर्स डिवाइडेड होते हैं। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
तो इंडिया का एक डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब रूल्स रिटन फॉर्म में है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डिवीज़न ऑफ पावर की बात कर लें तो 7 शेड्यूल में पावर डिवाइडेड की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एग्जांपल जैसे डिफेंस जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है, पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में, और एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है ना। फिर आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर कौन है? नॉट पार्लियामेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, बट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सबको ना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना होगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कुछ अमेंडमेंट के लिए ना स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट की अप्रूवल भी चाहिए, तो ये फेडरल फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ना सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट सॉल्व करता है, बिल्कुल एक न्यूट्रल कह सकते हो अंपायर की तरह। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और ये भी जो है फेडरल फीचर है, ठीक है। अब ना यूनिटरी फीचर्स की बात कर ले तो क्या चीज़ जो है इसको यूनिटरी बनाता है, मतलब कि सेंटर के पास सारा पावर है। ये था कि 2 फेडरल फीचर्स। तो ट्विस्ट आता है कि इंडिया कम्प्लीटली फेडरल नहीं है, कुछ फीचर्स जो है ना इसके यूनिटरी भी हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर के पास ना स्टेट से ज़्यादा पावर है। दूसरा, रेसिड्यूरी पावर, मतलब जो पावर लिस्ट में मेंशन नहीं है वो सेंटर के पास जाती है। यूएसए में ये पावर स्टेट के पास होती है, इंडिया में ये सेंटर के पास है। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में ना डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप है, मतलब आप सिर्फ इंडियन सिटीजन्स हो। अमेरिका में क्या होता है, एक तो आप अमेरिकन सिटीजन्स हो और फिर अमेरिका के जिस भी स्टेट में हो आप, चाहे वो पेंसिल्वेनिया में हो या एलए में, कहीं भी हो, आपका अपना एक अलग सा उसका भी सिटीजनशिप होता है, ठीक है। गवर्नर अपॉइंटमेंट, गवर्नर को ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और स्टेट खुद जो है अपॉइंट नहीं करता, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जो है ना सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करते हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिटरी फीचर है। इमरजेंसी के टाइम सेंटर बहुत पावरफुल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फेडरल इन्फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट, ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो केसी वेयर है ना, वो इंडिया को डिस्क्राइब किया फेडरल इन्फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब कि नॉर्मली फेडरल है लेकिन नीड पड़ने पे ना, ज़रूरत आने पे ये सेंटर स्ट्रांग हो जाता है। और इंडिया जैसे ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री के लिए ना ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक इमरजेंसी का एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक इमरजेंसी सिचुएशन का एग्जांपल ले लो। जब इमरजेंसी लगता है तो सपोज़ एक स्कूल में नॉर्मल डेज़ पर हर क्लास टीचर अपनी क्लास को हैंडल करता है, लेकिन एनुअल फंक्शन या इमरजेंसी में प्रिंसिपल सारे डिसीजन लेने लगते हैं। एग्जैक्टली ना सेम इंडिया में भी होता है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम ना सेंटर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी ना लॉज बनाने लग जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो इंडिया ने जो है दिस वन, इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल अडॉप्ट किया है, वेस्टर्न मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब कि गवर्नमेंट जो है ना पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट है क्या? बिल्कुल नहीं। रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी कि अगर लोकसभा कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देती है। एक मिनिस्टर नहीं, पूरे के पूरे सारे। कोई इनका फिक्स टेन्योर नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट तब तक चलती है जब तक लोकसभा सपोर्ट में है। क्वेश्चन आवर होता है, मतलब पार्लियामेंट जो है ना मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकती है, ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दोनों कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते हैं और इसी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना वो फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव माना जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री वर्सेस आप अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बात कर लो, ठीक है, दिस वन। तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, यूएसए में प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव है। इंडिया में एग्जीक्यूटिव डिपेंड ऑन लेजिस्लेचर, जबकि यूएसए में एग्जीक्यूटिव फिक्स टेन्योर के लिए होते हैं, ठीक है। अब हम ना इंटीग्रेटेड जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये वाला, ओके। इंडिया में एक सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, मतलब पूरे देश के लिए एक ही जुडिशियल हायरार्की है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट।
एग्जाम्पल सपोज़ आपको मतलब सपोज़ दिल्ली और दिल्ली मतलब आप ले लो पंजाब और कर्नाटका के लॉज को इंटरप्रेट करने में कन्फ्यूज़न हो तो कौन फाइनल डिसीजन देगा? सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए पूरे कंट्री में लीगल यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। वाई इंटीग्रेटेड जुडिशरी? ताकि यूनिफॉर्म जस्टिस हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, डुअल कोर्ट सिस्टम की कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सकते हैं है ना। सुप्रीम कोर्ट ना एक अंपायर की तरह काम करता है और बिल्कुल क्रिकेट मैच के कह सकते हो थर्ड अंपायर की तरह, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं अब। तो अब आते सिटीजन्स के सुपर पावर पे, ठीक है, जो सिटीजन्स का सुपर पावर दिया गया ना वो। तो फंडामेंटल राइट्स ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का आप कह सकते हो हार्ट है, आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक बात करता है, सब लोग ना लॉ के सामने इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट जॉब सिर्फ किसी एक रिलीजन के लोगों के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। राइट टू फ्रीडम आता है जो आर्टिकल 19 से 22 तक होता है, जिसमें स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, ये राइट्स ना आपको फ्रीडम देते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप मान के चलो कि कोई कोचिंग खोलते हो, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो, तो वो चीज़ें आपके पास है, वो राइट्स आपके पास है। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 है, जिसमें चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, इन सब को ये रोकता है, ठीक है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, ठीक है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर सिटीजन्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट है, ठीक है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 5th वाला, जो आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन है। माइनॉरिटी ना अपनी लैंग्वेज और कल्चर प्रिजर्व कर सकती है। एंड देन आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। सो DPSP के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लिए ना गाइडलाइन है, सिटीजन्स डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मतलब अगर ये माना नहीं तो ऐसा नहीं है कि सिटीजन कोर्ट जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन गवर्नमेंट को ना इन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होता है कि वेलफेयर स्टेट बनाना, सोशल जस्टिस लाना, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, लॉज बनाओ ऐसे जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हो, विलेज पंचायत को प्रमोट करना, ये सारे ना जब भी ये DPSP होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है कि जब भी कोई स्टेट कोई भी लॉ बनाए, कोई भी रूल बनाए, किसी भी तरीके की पॉलिसी लाए, तो वो ना DPSP को माइंड में रख के बनाए, बस ये इसलिए है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मिड डे मील स्कीम, मनरेगा, फ्री एजुकेशन, इस सब में ना DPSP की स्पिरिट दिखती है ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP को कंपेयर मत करिए, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, पर फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, है ना, कि XYZ पर्सन ने मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया, लेकिन DPSP अगर नहीं फॉलो होता तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें ना एक केस याद करते हैं, मिनर्वा मिल केस 1980। क्या था ये? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP कॉन्स्टिट्यूशन के 2 व्हील हैं, चक्के हैं, और दोनों साथ चलेंगे तभी कंट्री स्मूथली चलेगी, बिल्कुल साइकिल के 2 टायर्स की तरह, और एक टायर पंक्चर हो जाए तो साइकिल नहीं चलेगी, वैसा ही कि ये दोनों जो हैं व्हील्स हैं, 2 व्हील्स। अब ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। राइट्स के साथ साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी। ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थे, फिर बाद में 42nd अमेंडमेंट के बाद इसमें लेटर चेंजेस आए। इसके ड्यूटीज़ क्या हैं? पहला कि तुम्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये ना सिटीजन्स के लिए होता है, हम नागरिकों के लिए होता है कि आपको अगर हम राइट्स दे रहे हैं कि अगर आपका राइट्स वायलेट हो तो आप कोर्ट जा सकते हो, वैसे ही ना आप अगर कोई भी कदम लो, कोई भी काम करो, तो आप ये देखो कि क्या आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना आपको माइंड करना होता है, ऐसा नहीं कि मतलब इसके लिए आपको कोई ऐसे सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, बट ये सिटीजन्स के लिए होता है टुवर्ड्स देयर नेशन, कि आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे DPSP होता है ना, गवर्नमेंट को माइंड में रखना पड़ता है जब भी लॉज बनाते हैं, है ना, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होता है वो सिटीजन्स को माइंड में रखना होता है, सिटीजन्स को अपने माइंड में रखना होता है ये सारी चीज़ें अपने देश के प्रति।
जैसे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जन गण मन जो एंथम है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमारे देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा मत करो कि जिससे आपके देश पे खतरा आए, है ना। अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, कल्चर को प्रिजर्व करो, डेवलप करो साइंटिफिक टेम्पर को, है ना। ये भी एक है। उसके साथ साथ है कि सेफ गार्ड करो पब्लिक प्रॉपर्टी को। जैसे होता है ना कि लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो ट्रेन जला देते हैं और ये सब जला देते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए जो है वही चीज़ है कि आप ऐसा कुछ मत करो कि आपके देश का, आपके नेशन का जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज, ये सब मत करो। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। प्रोवाइड करता है एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ये बात करता है कि जो चिल्ड्रन है ना 6 to 14 ईयर्स के बीच के जो बच्चे हैं उनको ना कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, कि इतने वाले एज के बच्चों को तो एजुकेशन मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब हम ना थोड़ी बात कर लेते हैं सेक्युलर स्टेट के कॉन्सेप्ट को। दिस वन, ये वाले को, ठीक है। तो सबसे पहले ना इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब क्या है कि क्या इसका मतलब रिलीजन को अपोज करना है? बिल्कुल नहीं। सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल जैसे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, स्टेट सबको इक्वली ट्रीट करेगी, है ना। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है और रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया का ना सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन मिलता है और ज़्यादा और ज़रूरत पड़ने पर ना स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिस में सोशल रिफॉर्म के लिए इंटरवीन भी कर सकती है। एग्जांपल जैसे कि टेंपल एंट्री रिफॉर्म, अनटचेबिलिटी एडिशन, एबॉलिशन किया, ये सब ना सोशल जस्टिस के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर लें। आते हैं डेमोक्रेसी के सबसे पावरफुल वेपन पर, वोट। इंडिया में हर सिटीजन जिसका एज जो है 18 साल या उससे ज़्यादा हो गया है वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मेल हो, फीमेल हो, एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड हो, सब दे सकते हैं। सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं और सारे वोट का सेम वैल्यू है, 1 person 1 vote, ओके। सो आज वोटिंग एज 18 साल है, लेकिन पहले ना 21 साल थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने इसे 18 ईयर्स कर दिया, 18 साल 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया। अब क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? स्कूल अगर सिर्फ अमीर लोगों को वोट करने का राइट दे या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का, तो ये डेमोक्रेसी नहीं होगा ना। डेमोक्रेसी तो वो हुआ ना जहाँ पे आप हर किसी के पास इक्वल राइट देते हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, है ना। अब बात कर लेते हैं सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को। तो अब एक ना इंटरेस्टिंग फीचर है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का मतलब कि आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स हो, आप कोई महाराष्ट्र या पंजाब या हरियाणा या फिर राजस्थान के सेपरेट सिटीजन्स या केरला के सेपरेट सिटीजन्स नहीं हो, है ना। लेकिन यूएसए में क्या होता है कि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होता है, एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है और एक नेशनल सिटीजनशिप होता है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है। क्यों? क्योंकि नेशनल यूनिटी प्रमोट करने के लिए ये होता है। एग्जाम्पल, अगर आप मान के चलो महाराष्ट्र से हो और केरला शिफ्ट हो जाओ तो आपके राइट्स चेंज नहीं होंगे, सेम राइट सेम ड्यूटीज़। यही नेशनल इंटीग्रेशन का नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कंडक्ट कराता है, लोकसभा, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि इलेक्शन ना फ्री एंड फेयर हो। इलेक्शन कमीशन को डेमोक्रेसी का गार्जियन भी कहा जाता है। फिर आता है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करता है ना। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गवर्नमेंट ने पैसे कहाँ खर्च किए हैं, कितने खर्च किए हैं, ये सारा उसको चेक करता है। जैसे मान लो अगर किसी मिनिस्ट्री ने फ़ंड मिसयूज़ किया तो कैग रिपोर्ट इशू कर सकता है और इसीलिए इसे पब्लिक कह सकते हो, पब्लिक मनी का वॉच डॉग कहते हैं। ये सब पे नज़र रखता है ना। यूपीएससी की बात कर ले तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को इंश्योर करता है।
ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब्स के रिक्रूटमेंट के लिए है, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, ये सारे जो होते हैं वैसा कुछ कर लो, या एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, ऐसे वाले, है ना। और ये इनका जो है स्टेट सर्विस होता है। ये अंडर द गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं होता है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, ठीक है। गवर्नर के अंदर काम नहीं करता ये। सो अब ना हम बात कर लेते थोड़ा इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में। ये क्विक रिवीजन टेबल है, जो हमने ऊपर देखा उसी को यहाँ पे क्विकली डाला हुआ है, ठीक है। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। अब हम बात कर लेते इसके इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में, ठीक है, दिस वन। तो इमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल 352 से 360 में दिए गए हैं। 3 टाइप्स के इमरजेंसी होते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट एंड फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352 कब लगता है, जब वॉर हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो। एग्जाम्पल लो, जैसे 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, उस टाइम पे ना नेशनल इमरजेंसी थी। इफ़ेक्ट क्या होता है कि सेंटर बहुत पावरफुल हो जाता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी की इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेट मी टेल यू, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक पूरी चैप्टर ही इमरजेंसी के ऊपर आएगा, ठीक है। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356, इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। कब लगता है, जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज जो हैं वो फेल हो जाएं। सिंपल वर्ड में कहें तो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन ना कर रही हो तब। एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी स्टेट में मेजॉरिटी ही प्रूव नहीं हो रही हो और गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 के अंदर बात होता है उसका, और ये कब लगता है, तो जब इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब डेंजर में हो तब लगता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है कह सकते हो कि नहीं लगी है। एक बार आई थिंक चांसेस हैं, उसको एक बार कंफर्म कर लेना कि एक बार भी लगा है कि नहीं, है ना। इमरजेंसी प्रोविज़न ज़रूरी है, लेकिन उसके मिसयूज़ ना डेंजरस भी हो सकता है, और इसीलिए सेफगार्ड भी रखे गए हैं, ठीक है। सो 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब आते हैं डेमोक्रेसी के ग्रास रूट लेवल तक ले चलते हैं फीचर्स तक। 3 टायर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले इसमें बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये अलग से चैप्टर आएगा, ये सिर्फ इतना पे एक चैप्टर होगा, फिर म्यूनसिपैलिटी पे एक चैप्टर होगा। सो डोंट वरी, यहाँ पे हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट का। तो जो भी टॉपिक ना जब शॉर्ट में कवर हो ना, तो मेक श्योर ये आप बेफिक्र रहें कि इस पर एक अलग से चैप्टर आता ही आता है, ठीक है, आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया था। इसमें ना रूरल एरियाज़ के लिए 3 टायर्स की बात की, ग्राम पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला परिषद। जैसे अगर आपके विलेज में रोड ख़राब है, सबसे पहले कौन इस जो है इशू को हैंडल करेगा, ग्राम पंचायत ना। यही लोकल गवर्नमेंट का पर्पस है। म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया ये अर्बन एरियाज़ के लिए, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनसिपल काउंसिल होता है, नगर पंचायत होता है। मान लो आपकी सिटी में गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज, ये सब जो है कौन देखता है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ का ये रोल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? डेमोक्रेसी ना सिर्फ कह सकते हो कि दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट से नहीं चल सकती, गांव और सिटीज़ को भी ना पावर मिलनी चाहिए, और इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं कि ये क्या है। अब एक लेस डिस्कस बट इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 ने ना कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। मतलब कि लोग वॉलंटियरली ना मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पर्पस है म्यूचुअल बेनिफिट। एग्जाम्पल जैसे कि डेयरी कोऑपरेटिव जैसे अमूल, है ना, फार्मर कोऑपरेटिव, हाउस कोऑपरेटिव, क्रेडिट सोसाइटी। तो वही अमूल का एग्जाम्पल लो, जिसमें ना लैक्स ऑफ फार्मर मिलकर एक कोऑपरेटिव मॉडल्स पर काम करते हैं, और आज वर्ल्ड फेमस बन चुका है अमूल, है ना। अमूल, वही अमूल दूध पीता है इंडिया वाला अमूल। अब क्रिटिसिज्म कर लेते हैं थोड़ा, अच्छी बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी बुराइयाँ भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी देखते हैं कि क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ना परफेक्ट नहीं होता। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है, काफ़ी डिटेल्ड है, फेडरल है, लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। इमरजेंसी प्रोविज़न का मिसयूज़ भी हो सकता है, इसमें सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और डीपीएसपी इन्फोर्स नहीं है।
लेकिन इसी डिटेल की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकल और कह सकते हो इंक्लूसिव भी बना। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री ना शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न नहीं हो सकता है ना, इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में, है ना, डिफरेंट रिलीजन है, रीज़न है, तो नहीं हो सकता। पार्ट्स एंड शेड्यूल की बात कर लेते हैं थोड़ा अब, ना हमने बात किया ना 25 पार्ट है एंड 12 शेड्यूल है। तो इम्पॉर्टेंट शेड्यूल 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल है। जैसे पार्ट 1 यूनियन टेरिटरी की बात करता है, पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में पूरा बात करता है, ये नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इसमें मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स की बात करता है पार्ट 3, पार्ट 4 डीपीएसपी की बात करता है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, पार्ट 5 जो है उसमें यूनियन से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स हैं, पार्ट 6 में स्टेट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स हैं, पार्ट 7 में स्टेट्स जो हैं BC ग्रुप ये हैं, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 पंचायत के बारे में बात करता है, पार्ट 9A जो है म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है, उसके सारे आर्टिकल्स इसमें मेंशन्ड है। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो हमने अमूल की बात की ना, वो इसमें मेंशन्ड है। पार्ट 10 जो है ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात करता है। 11 जो है यूनियन एंड स्टेट के रिलेशंस के बारे में बात करता है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्ट 12 बात करता है। ऐसे ही पार्ट 14 जो है ट्राइब्यूनल्स के बारे में, पार्ट 15 इलेक्शन के बारे में, है ना। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है पार्ट 18 में मेंशन है, और ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट जो है 17 में। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, अथॉरिटिव टेस्ट, ये सब के बारे में है। टोटल है 25 पार्ट्स। शेड्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें टोटल जो है 12 शेड्यूल है, ओके। इम्पॉर्टेंट शेड्यूल यही है कि 7th शेड्यूल जो है दिस वन, इसमें ना स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बात किए गए हैं। 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें मिनिस्टर्स को जो है वो कर सकते हैं ना, हटा सकते हैं। फिर उसके बाद 11th शेड्यूल जो है पंचायत के बारे में बात करता है, और 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। तो यही है 11th शेड्यूल विलेज, 12th शेड्यूल सिटीज़, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। सो इम्पॉर्टेंट यही है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस को स्ट्रेंथन किया, फंडामेंटल राइट्स, ये सब जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या आया, दिस वन। ओके, इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो हम आगे पढ़ेंगे जब इमरजेंसी का चैप्टर आएगा, बट शॉर्ट में यही था कि 1975 में ना इमरजेंसी लगाया गया था पंजाब में, और उसमें बिना कंसल्टेशन से किया गया था। तो फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें इमरजेंसी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। डोंट वरी, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट लाया। 74th में म्यूनसिपैलिटीज़ का लाया गया, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करती है। तो ये ही है जो है फीचर्स ऑफ, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लक्ष्मीकांत है ना, M लक्ष्मीकांत, उसका चैप्टर 4 है, छोटा सा चैप्टर है, हमने इसको अच्छे से देखा है। अब 1 by 1 ना हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज पॉलिटी है, पॉलिटी में हर चीज़ हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो अगर हम कंक्लूड करें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये कह सकते हो आप क्राइसिस को हैंडल करता है, विलेज को पावर देता है, कॉपरेशन को प्रमोट करता है, और डेमोक्रेसी को ना ग्रास रूट लेवल तक कह सकते हो पहुंचाता है। और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग एंड कह सकते हो डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है ना। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन जो है किस फीचर ने किया है, क्या वो इमरजेंसी सेफगार्ड, या पंचायती राज, या फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी वोटिंग राइट्स ने किया है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन